गुड आफ्टरनून। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं आइडिया दे दूं, जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हमारा जो ये सिलेबस है ना फिजिक्स का 12th क्लास का, ये टोटल 10 यूनिट्स हैं। इसमें मैं आपको एक एक करके यूनिट और उस यूनिट में कितने चैप्टर हैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली यूनिट है यूनिट नंबर 1, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हैं हमारे। चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और दूसरा चैप्टर इसी यूनिट में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर आती है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें चैप्टर नंबर 3 आएगा आपका। 2 चैप्टर आपके यहाँ पर हो गए फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में 3rd चैप्टर है, इसका नाम भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी यूनिट का नाम और चैप्टर का नाम सेम है, एक ही चैप्टर है इसमें। अब आपकी आती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो अब 3rd यूनिट में कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और चैप्टर नंबर 5 भी इसी में ही है, इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो सीधी सी बात है, चैप्टर 5 तक हो गया। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर 5 पर। देखिए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और देखो, आप यहाँ पर देख चुके हो, चैप्टर नंबर 7 तक हमने देख लिया अल्टरनेटिंग करंट। तो चैप्टर नंबर 8 आएगा यूनिट नंबर 5 में, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब यूनिट 5 तक हमने आपको बता दिया, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। आपके फिजिक्स में 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट फर्स्ट से लेके और यूनिट 5 तक ये आपकी आती है फर्स्ट पार्ट में। ये जो मैटर है ये आपका फर्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, और
यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक, ये आएगा आपका सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5, जब ये आपके ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपको फिर आगे इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, और फिर हो सकता है सिलेबस भी चेंज वगैरह हो इस ईयर, तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप बुक कौन सी रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग नोट्स बनाने के लिए एस.एल. अरोरा की बुक कंसल्ट कर सकते हैं, और मेरा तो सजेशन यही है आपको कि आप एस.एल. अरोरा से ही पढ़ें, क्योंकि जिस बुक से आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी बुक से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। और मैं भी कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी बुक से रेफ़र करूँ, तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने आप देखा था सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा आपका, देखिए ये रहा यूनिट नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और तो सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं हम, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बेसिकली आप ये देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका, यानी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझते हैं हम। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रो वर्ड आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इलेक्ट्रो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। देखिए, इसका मतलब तो हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट, एट रेस्ट कह दो। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा तो वो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो उनकी जो स्टडी होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ effects arising from static charges। क्लियर है? अब इसी यूनिट के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है, इसी यूनिट के अंदर जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड होगा उसका इफ़ेक्ट कुछ स्पेशल होता है, वो अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानें। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं जानेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब आप देखिए, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हमारे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पर आप सभी जानते हैं पहले से ही कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब, और अच्छा, एक चीज़ और आप भी जानते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। बेशक उनके मासेस चाहे अलग अलग होते हैं, बट चार्ज का अमाउंट दोनों पर सेम होता है और अपोजिट नेचर का होता है।
और आपको ये भी पता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इन्हीं पार्टिकल्स पर होता है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उससे कम नेगेटिव किसी पार्टिकल पर नहीं होता। इसका क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये चार्ज की बेसिक, बिल्कुल बेसिक यूनिट है, बिल्कुल बेसिक। तो एलिमेंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, एक बात और देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन से सेपरेट किया जा सकता है? नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है यही है कि इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आप ये समझ लो, जैसे ऑयल होता है, तेल होता है, उसके अंदर क्या होता है? चिकनाहट होती है। क्या आप किसी ऑयल से उसकी चिकनाहट को, उसके लुब्रिकेशन को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, वो उसकी इनसेपरेबल प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि उसको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक। जैसे हर आदमी का आपने देखा होगा, हर आदमी का चेहरा अलग होता है, हर आदमी का बोलने का तरीका अलग होता है, उसके चलने का तरीका अलग होता है, उसके लिखने का तरीका अलग होता है, उसके उठने बैठने का तरीका अलग होता है। तो यानी कि ये हो गया कि उसकी जो हैबिट्स हैं उसको आप उस आदमी से अलग नहीं कर सकते, तो वो उसकी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि अलग अलग इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of elementary particles of matter which gives rise to electric effects between various objects। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ पाए क्या आप? आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक बात और बता दूं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, और इसका जो सिंबल होता है, या तो आप कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हो या आप स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हो। दूसरा, इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलाम, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, और अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह का होता है। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, देखो आ जाओ, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरीके का होता है वो तो आज आप जानते हो कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, लेकिन पहले ये बात नहीं पता थी। पहले होता क्या था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते थे, रब करते थे, तो वो क्या करती थी, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेती थी। जैसे मान लो आपने सूखे बालों को कंघे से काढ़ा, तो क्या हुआ, कंघे में और जो हमारा कॉम है और हेयर के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन होने की वजह से दोनों चार्ज हो गए। अब कंघा बाल को खींचेगा और बाल कंघे को खींचेंगे अपनी तरफ, लेकिन क्योंकि बाल हल्के होते हैं तो वो कंघे की तरफ खींचते हुए आपको नज़र आते हैं। छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, उनको कंघा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसको आपने ड्राई हेयर से रब किया था। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है रब्ड ऑब्जेक्ट्स की, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन तभी पता नहीं था कि ये चार्ज हमारा दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनको उसके आधार पर ये बताया गया कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो, वो एक्सपेरिमेंट कौन से हुए, क्या हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। अब हम सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो मेन एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमको समझ में भी आ जाएगा कि चार्ज किस तरीके से दो टाइप का होता है ना। तो एक्सपेरिमेंट देखो, 3 एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया इन्होंने, एक इंसुलेटिंग थ्रेड से एक ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है हमारा,
और अभी मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पर प्लस है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग थ्रेड से एक ग्लास रॉड को, और ये ग्लास रॉड कैसा था, ये ग्लास रॉड है रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, यानी समझ रहे हो, एक ग्लास रॉड जिसको सिल्क क्लॉथ से रब किया, उसको हमने एक इंसुलेटिंग, ये इंसुलेटिंग हमारा थ्रेड है, कोई सा भी सिल्क का थ्रेड हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इंसुलेटिंग इसलिए लिया जिससे कि इसका चार्ज कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए। इसको हमने लटका दिया, सस्पेंड कर दिया। और दूसरा हमने एक सेम ग्लास रॉड ऐसे लिया, बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझे, आइडेंटिकल का मतलब ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, यानी कि ये भी जो ग्लास रॉड है इसको भी सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। तो जो ऑब्जर्वेशन आया वो ये आया कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करने लगे। जब हम इस ग्लास रॉड को इसकी तरफ ले जाएं तो ये दूर हट जाए, मतलब इसका ये हुआ कि ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये हुआ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये देखा, यहाँ पर भी वही काम, एक इंसुलेटिंग थ्रेड से, बट इस बार क्या था, इस बार एक प्लास्टिक की रॉड थी। और देखो मैं इस पर नेगेटिव लगा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पता नहीं था ये नेगेटिव है। ये है, ये जो है ये है प्लास्टिक रॉड रब्ड विद वूल। वूल का मतलब समझते हो ना, ऊन। तो ये जो प्लास्टिक रॉड है इसको हमने वूल से रब किया है, और इसके पास हम एक दूसरी प्लास्टिक रॉड ले आए जिसको ऊन से ही रब किया गया था, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल। ये भी वही है और ये भी वही है। एक प्लास्टिक रॉड को वूल से रब किया, लटका दिया, एक प्लास्टिक रॉड को वूल से रब किया, इसके पास ले गए। तो यहाँ पर भी वही ऑब्जर्वेशन, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। फिर आए थर्ड पर। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक तो हमने ग्लास रॉड ही लिया जिसको सिल्क क्लॉथ से रब किया गया था। ये है हमारा ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, और इसके पास हम एक दूसरी रॉड ले गए, प्लास्टिक रॉड। ये है, ये वाला तो ग्लास रॉड हो गया, ये हो गया प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड रब्ड विद वूल। अब इस पर नेगेटिव आता ही है, आपको पता ही है पहले से। अभी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि इस पर पॉजिटिव क्यों लिखा हमने और इस पर नेगेटिव क्यों लिखा। अब ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यह है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। अब देखो तीनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो ग्लास रॉड हैं जिनको सिल्क से रब किया गया था, दोनों को हम एक दूसरे के पास पास लाए, टच नहीं कराया, केवल पास पास लाए, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो ये जो रिपल्सन होता है ये इस बात का इंडिकेशन है कि दोनों ग्लास रॉड पर सेम काइंड का चार्ज है, यानी दोनों पर एक ही तरह का चार्ज है। दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि दो प्लास्टिक रॉड को लाए जिनको वूल से रब किया गया था, आइडेंटिकल रॉड्स, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, रिपल्सन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों प्लास्टिक रॉड पर सेम काइंड का चार्ज है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक ग्लास रॉड जिसको सिल्क से रब किया गया था, एक प्लास्टिक रॉड जिसको वूल से रब किया गया था, दोनों को पास पास लाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो ये जो अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच का, ये इस बात का इंडिकेशन है कि दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज है। अपोजिट नेचर का मतलब समझे, यानी अगर एक पर पॉजिटिव है, पहले पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव, और अगर दूसरे पर पॉजिटिव है तो पहले पर नेगेटिव है। ये इस बात का इंडिकेशन है। अब ये बात तय कैसे हो कि कौन से पर पॉजिटिव है कौन से पर नेगेटिव है, तो इसके लिए ना बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एक साइन कन्वेंशन दिया। और साइन कन्वेंशन क्या दिया, देखो जब शुरू में कोई काम होता है ना तो पता नहीं होता किसी को भी, पता कब लगता है, बाद में जाके कि सही हुआ कि नहीं हुआ। अब उन्होंने जो साइन कन्वेंशन दे दिया हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन,
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो साइन कन्वेंशन दिया उसके अकॉर्डिंग उसने पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन किया। जैसे अब मान लो आप कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखना है। अब नाम कौन रखेगा? या तो उसके पेरेंट्स रखेंगे या घर के जो सबसे बड़े बूढ़े हैं वो रखेंगे। तो एक बार उसका नाम रखने के बाद में क्या होगा? कोई उस पर सवाल उठाएगा कि भी इसका नाम ऐसा क्यों है, ये क्यों है ना। मान लो किसी का नाम तरुण है या किसी का नाम वरुण है, तो हम कहते हैं कि भी तेरा नाम तरुण क्यों है? ऐसा नहीं कहते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म के साथ उसको जो नाम मिल गया अब वही चलेगा पूरी ज़िंदगी। तो ऐसे ही जब चार्ज की खोज हुई और पता लगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? डिफाइन ऐसे किया उसने बता दिया कि जो चार्ज ग्लास रॉड पर आया है सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद, है ना, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड पर जब उसको हमने द चार्ज डेवलप्ड ऑन glass rod when rubbed with silk is called positive charge। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, दूसरा उसने क्या बताया? दूसरा उसने नेगेटिव के बारे में बताया, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये बात देखो, ये बात तो पता लगी गई थी ना कि जिस नेचर का चार्ज पॉजिटिव ग्लास रॉड पर है उसी नेचर का प्लास्टिक रॉड पर नहीं है, दोनों पर अपोजिट है। तो प्लास्टिक रॉड को जब हमने बुल से रब किया तो प्लास्टिक रॉड ने जो चार्ज डेवलप किया अपने ऊपर उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। द चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक रॉड when rubbed with wool is called negative charge। अच्छा, ये जो साइन कन्वेंशन दी है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा साइन कन्वेंशन दिया पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो यहाँ पर हम ये बात भी लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू the sign convention given by Benjamin Franklin the charge on an electron is negative। ठीक है, उसने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, अब हमने समझ लिया कि चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, हम ग्लास रॉड को उससे रब करते हैं। बट इसकी थ्योरी क्या है, मतलब इसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या है? आखिर ग्लास रॉड कैसे चार्ज हो जाता है, प्लास्टिक रॉड कैसे चार्ज हो जाती है? तो ये हमें देखना। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसी है जिस मेथड से हमने चार्ज किया? ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो होता क्या है, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। क्या होता है, हर बॉडी का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। अब आप वर्क फंक्शन पूछोगे कि वर्क फंक्शन क्या चीज़ है? देखो, वर्क फंक्शन का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी जो उस सब्सटेंस को या उसके एटम को चाहिए उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। समझ रहे हो? जैसे कोई भी सब्सटेंस है उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन।
अब देखो सीधी सी बात है, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को मान लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो सीधी सी बात है इसका वर्क फंक्शन W1 है, इसका वर्क फंक्शन W2 है। अब देखो या तो ये होगा W1 ग्रेटर देन W2 या W1 लेस देन W2, इन दोनों में से एक ही बात तो होगी अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं तो अब हम इन दोनों को जब आपस में रब करेंगे ना, तो सीधी सी बात है एनर्जी तो हम दोनों को बराबर दे रहे हैं। जब हम एनर्जी दोनों को बराबर दे रहे हैं तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पर से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे, पहले निकल जाएंगे, है ना। अब जैसे मान लो हम इनमें से कोई सा एक केस लेके चलते हैं, जैसे मान लो हम ये वाला केस लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट 2 के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 का वर्क फंक्शन कम है। तो सीधी सी बात है जब हमने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को रब करा आपस में, तो ऑब्जेक्ट 2 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो निकल के कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब हम रब कर रहे हैं दोनों को तो ऑब्जेक्ट 1 पे चले जाएंगे। अब यहाँ कंडीशन क्या होगी, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। आप हमेशा ये बात ध्यान रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली अपने बेसिक कंडीशन में वो न्यूट्रल ही होता है। तो जब मान लो ये 1 भी न्यूट्रल है, इस पर भी 0 चार्ज है, इस पर भी 0 चार्ज है। अब जब इसका वर्क फंक्शन कम है तो सीधी बात है इस पर से निकले और कहाँ गए, 1 पे चले, तो यहाँ लोग तो अब यहाँ पर आपको क्या पता कि अकॉर्डिंग टू साइन का नहीं, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो 10e के बराबर नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट 1 पे आ जाए और ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पर 10 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम हो गए। तो नॉर्मल से जब 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज कम, इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होगा, तो इस पर आएगा प्लस 10e के बराबर पॉजिटिव चार्ज। जो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हुआ है उसका मास भी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव चार्ज के साथ मास पे लेके आएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसका मास जो होगा, जैसे मान लो इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, तो इसका मास जो होगा ना वो m1 प्लस 10 me के बराबर हो जाएगा। me का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 इलेक्ट्रॉन के मास प्लस हो गया इसमें, और यहाँ पर से 10 इलेक्ट्रॉन गए तो m2 माइनस 10 me हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कम हो गया। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, मैं आपको इसको वैसे समझा दिया, आप बुक दे नोट्स में ना, या फिर मैं आपको नोट्स आके भेज साहब जितना के वैसा मुझे बताना बाद में इसने के बाद। ठीक है, अब आते हैं, चलो आज मैं इतना छोड़ देता हूँ, कल मैं आपको इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद हम अपन आगे चलेंगे। ठीक है।